हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का क्लास जो होगा वो होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दूसरा पॉइंट है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ आप जो है पूरे क्लास में बने रहिए और निश्चित है कि आप जब इसको एक बार ध्यान से समझेंगे, हमारे द्वारा आपको समझाया जाएगा, निश्चित है आपको यह बातें पूरी की पूरी समझ में आएंगी। इसलिए आप लोग जो है इस क्लास को लास्ट तक देखिए और समझने की कोशिश करिए। आइए, हम क्या है, हमको क्या पढ़ना है पहले जानना है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। इसकी अक्षीय स्थिति के बारे में भी आपने पढ़ लिया है। अक्षीय स्थिति में क्या था, इसी के अक्ष में हमको रख करके निकालना होता था। ठीक है, दूसरी बात क्या है, आज हमारा है निरक्षीय स्थिति में निकालने के लिए दिया है। और यह बच्चों ध्यान देना कि यह एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है, यह जो है ये हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया। हमने क्या बनाया, एक वैद्युत द्विध्रुव जो ए और बी, बिंदु ए और बी है, और ए बिंदु पर हमने एक प्लस क्यू आवेश रखा है और बी बिंदु पर हमने जो है ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश रखा है और बी बिंदु पर हमने प्लस क्यू आवेश रखा है। और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वह क्या है, 2l होती है। हमने ऐसा पढ़ा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ बात किया गया है कि निरक्ष स्थिति में, निरक्ष का मतलब होता है कि जो इसके अक्ष में न हो, जो इसके अक्ष में न हो। तो हम क्या करेंगे कि इस जो है वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से एक जो है r मीटर की दूरी पर इसके लंबवत, मध्य बिंदु O से लंबवत r मीटर की दूरी पर एक बिंदु हम ले लेंगे P। ठीक है, जहां पर इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, यानी कि इस द्विध्रुव के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको गणना करनी है। तो आइए इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए हमको, अब देखिए मध्य बिंदु इन दोनों भाग है, दोनों के ए और बी के बीच की दूरी है 2l। तो ए और ओ यानी ए बी का जो मध्य बिंदु है ओ, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी। और ओ से बी की जो दूरी होगी वो भी क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको चाहिए क्या कि उस एक आवेश से इस बिंदु P की दूरी, क्योंकि कितने दूरी पर रखा गया है, उस आवेश से वह बिंदु कितने दूरी पे है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए इसकी दूरी हमको ज्ञात करनी होगी। इसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसे मिला देंगे और इसको हम ऐसे मिला देंगे। आप देख पाएंगे कि यहाँ हमको जो है दो त्रिभुज मिल गया। एक त्रिभुज क्या मिला है, त्रिभुज मिला है ए ओ पी, ए ओ पी। तो एओपी में अगर त्रिभुज एओपी की बात करें, इसमें अगर हम पाइथागोरस तरीक लगाएं तो यह होगा हमारा कर्ण। तो एपी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे हम, एपी का स्क्वायर बटा क्या होता है, कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग, मतलब ओपी का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर जो है एओ का स्क्वायर। अच्छा, एक बात हमें नहीं समझ, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू जो है Q अपान R स्क्वायर। तो हमको यह R निकालना होता है, उस आवेश से दूरी। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है कि E बराबर KQ अपान R स्क्वायर। यह थोड़ा सा शॉर्ट होता है, इसी का प्रयोग हम इस जो है क्लास में आज करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए आप जानते हैं K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू सॉरी के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या होता है 9.0 गुणे 10 पे 9। तो इन तीनों में से किसी को रख सकते हैं, लेकिन हमको शॉर्ट लग रहा है, आसानी लगेगी कि तो हम के को रख के लगाएंगे। तो हमको चाहिए यहाँ पर दूरी। तो दूरी निकालने के लिए प्लस क्यू से इसकी दूरी और माइनस क्यू से इसके बिंदु पी की दूरी और प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी ज्ञात करना है। इसके लिए हमको एपी का मान ज्ञात करना पड़ रहा है। आइए, तो ओपी का मान क्या है भाई, ओपी दिया है आर स्क्वायर प्लस एओ का मान क्या है, एओ का मान है एल का स्क्वायर। यहाँ क्या है हमारा एपी का स्क्वायर। अगर हम क्या करते हैं, केवल एपी का मान निकालें, केवल एपी का मान निकालें तो वर्गमूल लग जाएगा, अंडर रूट का चिन्ह, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एक चीज और आप देखेंगे कि
इस चित्र में यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और दोनों इस समकोण त्रिभुज में यह आधार है, दोनों का आधार बराबर है, दोनों का यह हमारा एक लंब बराबर है, क्योंकि लंब उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए एक ही लंब है। तो यह जो भाग होगा यह भी दोनों के लिए बराबर होगा, यानी एपी का जो मान होगा वही मान हमारा बीपी का भी होगा, अर्थात एपी बराबर हम बीपी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों दूरियां, यानी कि इसकी भी दूरी क्या होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी भी दूरी होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। चलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, यह निकालना है कि जो है माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आइए तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम ज्यादा इसमें भूमिका नहीं लिख रहे हैं, आप इसको लिखना चाहेंगे तो कहेंगे एक वैद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 12 है, के मध्य बिंदु O से उसके निरक्ष में मध्य बिंदु O से लंबवत r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब चलिए, तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E हो जाएगा हमारा क्या, E माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू बराबर हो जाएगा हमारा, दिख रहा है ना, बहुत सही, E माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अभी हमने बताया कि हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो के क्यू अपान आर स्क्वायर का मतलब है कि यह दूरी क्या है हमारी इसके बीच की दूरी है हमारी, इसके लिए दूरी लिया गया। आर स्क्वायर क्या होता है, आर क्या होता है, दूरी होता है। तो यहाँ माइनस क्यू से पी की दूरी क्या है, माइनस क्यू से पी की दूरी, यहाँ हम आपको साइड में यहाँ दिखा देते हैं, लिखेंगे माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वही चीजें हो जाएंगी प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दूरी हमको समझ में आ गई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर का मतलब हमारा दूरी क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट में का स्क्वायर। तो इसको अगर हम तोड़ना चाहें थोड़ा तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपान हो जाएगा, जब वर्ग करेंगे तो कौड़ी क्या हो जाएगी, रूट हट जाएगा, जैसे ही हम वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके, यह बात हो गई। इसके बाद हम निकालेंगे जो है प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आ जाए, प्लस क्यू से क्या दूरी है, प्लस क्यू से भी दूरी वही है हमारी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। या जैसे वर्ग करेंगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो के क्यू अपान हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान देना है एक चीज और, मेन पॉइंट है कि जो प्लस होता है तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है, और माइनस के कारण जो होता है, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होता है। ये बात आपको हमने
पिछले क्लास में भी समझाया है। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश है तो इस माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह होगी अंदर की तरफ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ई माइनस क्यू। ओके, और वही बात प्लस क्यू से बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है, तो हम लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। प्लस क्यू से वैद्युत क्षेत्र होता है बाहर की तरफ, ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा E प्लस क्यू। बात समझ में आ गई? ध्यान दीजिएगा, E माइनस क्यू हमारा है अंदर की तरफ, जो आवेश होता है उसके तरफ होता है, और प्लस क्यू की तरफ से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को हमें यह लगता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आइए, तो अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ आप देखेंगे कि जो है इन दोनों की अलग अलग भिन्न भिन्न दिशाएं हैं। माइनस क्यू की भी दिशाएं भिन्न है, प्लस क्यू भी दिशाएं क्या है, भिन्न है। इसलिए हम प्लस क्यू के भी घटक करेंगे और माइनस क्यू, ई माइनस क्यू का भी घटक करेंगे और ई प्लस क्यू का भी घटक करेंगे। फिर एक बार इसको आहिस्ते से समझने का प्रयास करेंगे, फिर पुनः देखेंगे क्या है, हमने निकाला है ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू। यह तो बड़ी सरलता के साथ आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूले से निकाल लेंगे। यह निकालने के बाद हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र जो प्लस होता है, प्लस में जो होता है उससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, प्लस से बाहर की तरफ होती है, और जो माइनस होता है बच्चे उसके तरफ होता है, उसके तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है जो है माइनस के। तो अब यहाँ आप देखो, आप यहाँ देख पाओगे कि यहाँ जो है वो क्या है, यहाँ माइनस क्यू है, यानी माइनस आवेश है, जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो अंदर की तरफ होगा, यानी अंदर का मतलब माइनस की तरफ होगा, और जो प्लस क्यू है उससे बाहर की तरफ होगा, उससे क्या होगा, उससे वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, और ये माइनस है उससे क्या होगा, माइनस की तरफ, अंदर की तरफ होगा। तो अब हम इसका क्या करेंगे बच्चे, इसका हम कर देंगे घटक। तो प्लस क्यू का अगर हम दो घटक करते हैं, एक करते हैं क्षैतिज घटक, ठीक है, क्षैतिज घटक, ठीक है, यह क्षैतिज घटक हो गया किसका, E प्लस क्यू का एक घटक हो गया। हालांकि हम इसको हम छोड़ देते हैं, और यह घटक हो गया क्षैतिज के बाद यह हो गया ऊर्ध्वाधर, ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर बच्चों अब यहाँ एक बात हम समझेंगे, क्या समझेंगे, कि यहाँ यह समझना है कि अगर दो घटक होता है, यदि कोई रेखा है, इसे मिटाते हैं, यदि ऐसी कोई एक रेखा है जिसका नाम है ए, इसके दो घटक करते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक, तो जो मूल कोण होता है, मूल जो कोण मान लीजिए हो गया थीटा, यह मूल कोण हुआ, तो इधर की तरफ होगा हमारा ए कॉस थीटा, और ये ऊपर होता है ए साइन थीटा। ऐसे तो एक याद करने का भी तरीका है, आपको क्लास 11th में भी बताया गया होगा, और नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम इसका ऐसे खंड कर दें, ऐसे एक संपूर्ण त्रिभुज बन गया, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा मान लीजिए इसका करेंगे भी, अब इसका ऐसे भी करेंगे, तो ये कोण हुआ तो ये भी कोण थीटा होगा। बात को समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो यह थीटा होगा तो इसके लिए यह आधार होगा और यह लंब होगा, यह कर्ण होगा। तो साइन थीटा के लिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है जो है आप जानते होंगे यल ए यल बटे के ए, यानी लंब बटा कर्ण। तो यह लंब हो गया, कोई नाम करो रख देते हैं, ए बी सी और डी, तो ए बी हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया हमारा, ठीक है, और कर्ण है हमारा, ये तो यहाँ रखा ही गया था भाई, इसको ओ मान लेते हैं, ओ भी इसको मान लीजिए, ओ बी अपान ओ ए, ठीक है, ओ ए, तो ओ ए है, तो हमारा इसकी लंबाई ए माना गया था, तो इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा ए, यानी ओ बी जो होगा, ओ बी का जो ऊपर की तरफ जो दिशा होगा, ऊपर की तरफ जो दिशा होगा वो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं क्या, ओ ए साइन थीटा बराबर ओ बी, और जो ओ ए है उसका मान ही है ए साइन थीटा आ गया, ओ बी बराबर, ठीक है।
उसी प्रकार हम मान लीजिए यहाँ की बात करते हैं, यह थीटा होगा, तो इसके लिए हम मान लीजिए आधार बटा कर्ण मान लिए, तो यही हमको दिशा दिखाना था ना, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा ओडी, अब बटा मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार हमारा हो गया ओडी और कर्ण क्या है हमारा ओए, तो क्या हो जाएगा ओ ए cos थीटा बराबर ओडी, तो ओ ए का मान है ए और cos थीटा बराबर ओडी, अर्थात इस दिशा में हमारा क्या होगा ए cos थीटा आया, ऊपर की दिशा में क्या आया हमारा आया sin थीटा। इसको हम याद करने का भी एक तरीका बता देते हैं आपको, क्या होगा कि जो मूल कोण माना जाता है, मूल कोण की तरफ cos का प्रयोग करेंगे और उसके दूसरे दिशा में जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा sin थीटा। ठीक है, तो उसी के अनुसार यदि हम माने यहाँ पर यह अगर थीटा हो तो यह भी मूल थीटा होगा, इसका विपरीत आप समझ ही गए, वो थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो उस अवस्था में ई प्लस क्यू का जो होगा, ई प्लस क्यू का हम बात करेंगे तो इधर के ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा ई प्लस क्यू, यहाँ होगा हमारा साइन थीटा और इस दिशा में होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। बात समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से अगर हम इसका जो है घटक करते हैं ई माइनस क्यू का एक क्षैतिज घटक इस दिशा में, तो ई माइनस क्यू कॉस थीटा होगा, और नीचे क्या जो करेंगे हम नीचे की तरफ करेंगे तो वो हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, नहीं आएगा कोई दिक्कत होगी तो आप एक बार कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अभी से हम इरेज करते हैं बच्चों, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि जो दो घटक यहाँ हैं, यहाँ से एक ऊपर की तरफ यह ई प्लस क्यू साइन थीटा और नीचे की तरफ ई माइनस क्यू साइन थीटा, यह दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं और परिमाण बराबर होने के कारण यह क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, और ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे आते हैं, हम लिखेंगे जो है ई प्लस क्यू, लिखेंगे यहाँ पे ऐसे कि ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू व ई माइनस क्यू की घटक ऐसे लिख लेंगे क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक ई प्लस क्यू कॉस थीटा व ई माइनस क्यू कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे तथा ऊर्ध्वाधर घटक ई माइनस क्यू साइन थीटा व ई प्लस क्यू साइन थीटा क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में नीचे तक दिखाई दे रहा है? चलिए थोड़ा सा डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा आप मेरी आवाज से समझ सकते हैं कि निरस्त हो जाएंगे लिखा है,
ठीक है। तो यानी अर्थात यह दोनों एक दूसरे से विपरीत होने के कारण क्या हो गए, निरस्त हो गए। बचा क्या हमारा ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू। तो लिखेंगे अतः 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 बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E, तो E बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा। ध्यान दीजिए क्या है, हाँ E प्लस क्यू कॉस थीटा। अब E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि कहा है कि ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। आप बताइए कि एक वस्तु है, इस वस्तु पे हम 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और बल लगाकर खींच रहे हैं। हमारे मित्र आए, वह भी इसको 5 न्यूटन बल लगाकर खींचने लगे, तो टोटल इस पर बल कितना होगा, 15 न्यूटन का नहीं होगा। उसी तरह से एक ही दिशा में होने के कारण 15 न्यूटन हो गया। वही विपरीत दिशा में होता तो निरस्त होता, कम करता ना। तो यहाँ दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में था तो निरस्त कर दिया, और दोनों एक ही दिशा में था तो जुड़ गया। बात समझ में आई। चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर ई प्लस क्यू कॉस थीटा का मान क्या है भाई, ई प्लस क्यू कॉस थीटा का मान है के क्यू अपान के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू का भी मान क्या है, वही है के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। तो आप ये देख पा रहे होंगे बच्चे कि इन दोनों में दोनों सेम है तो जुड़ भी जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं कि ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा हमारा 2 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कास थीटा। एक एक दो होता है भाई, दोनों सेम है, जुड़ गए। अब हमको क्या करना है, हमको कास थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो कास थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम कहेंगे त्रिभुज ओ पी बी, लिखेंगे त्रिभुज ओ पी बी में, ओपीबी में क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए ओपीबी में हमको कास थीटा का मान निकालना है। तो यह हमारा कोण था, हम आपको बताया भी क्या था। तो उस स्थिति में कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है एल ए एल बटा के ए, आधार बटा कण, आधार हुआ यह और कण हो गया यह, यानी कि कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कण यानी ओपी, ओपी अपान पीबी या बीपी, या हो जाएगा ओपी का मान है एल अपान पीवी का मान है, पीवी का मान क्या है हमारा, पीवी का मान है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और बच्चे यह मान हम इस समीकरण में रख देंगे। जैसे इस मान को कास थीटा के पास रखेंगे तो क्या मान हमारे पास आएगा, ई बराबर आएगा 2 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपान अंडर रूट में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हो सकता है इतना। जैसे बच्चे देखो इतना होगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर 2 के क्यू अपान हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपान कोष्टक में लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब होता है, अंडर रूट का मतलब होता है कोष्टक पे 1/2, इसको 1/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने के पश्चात, इतना लिखने के पश्चात अब देखिए क्या हो जाएगा। अब आप देखेंगे
एक फार्मूला होता है ए पावर m गुणे ए पावर n बराबर ए पावर m धन n, जुड़ जाता है। तो यहाँ एक घात है और यहाँ आधा घात है, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 2 एकम में 2 और 2 एकम में 2 एकम में 2 और 2 एक 3, यानी कि हमारे पास आ जाएगा मान ई बराबर 2k³ अपान हो जाएगा 2k³ इंटू यल भी लिख लेते हैं बच्चे, एक ही साथ लिख लेते हैं, इंटू यल अपान क्या हो जाएगा r² प्लस l² और 3/2। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे हिसाब से। कुछ नहीं किया गया है, क्या गया है कि अगर मान लीजिए कि 1/2 होगा तो 2 एकम में 2 2 एक 3 होगा कि नहीं होगा, 3/2 होगा। तो हमने यहाँ क्या बताया है, यहाँ हमको घातों को जोड़ना है, तो यहाँ एक घात है, यहाँ 1/2 घात है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3/2 घात आ जाएगा। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इधर की पॉइंट को हम इरेज करते हैं। आप जो है वीडियो को रोक करके एक बार देख लीजिएगा। चलिए आते हैं, अब क्या हो जाएगा, अब हम कहेंगे कि यदि r² का मान l² की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो, क्या हो जाए, यदि r² का मान कहें यदि r बहुत बड़ा हो l से, तो r² भी बहुत बड़ा होगा l² से। इस स्थिति में l² को नगण्य जब मानेंगे तो यहाँ l² को हम विलुप्त कर देंगे। l² को जैसे ही हम विलुप्त करेंगे बच्चे, तो हमारे पास क्या आएगा, e बराबर आ जाएगा 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं, यहाँ लिखते हैं k इंटू 2ql, इस 2 को हम इसके साथ ql के साथ लिख लिए, तो k इंटू 2ql अपान हो जाएगा r² पर हो जाएगा 3/2, या यहाँ आप देखेंगे p बराबर होता है 2ql, चूंकि, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, k इंटू 2ql की जगह पे लिख सकते हैं क्या, हम p लिख सकते हैं, p और बटा लिख सकते हैं r² गुणे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात e बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, e बराबर आएगा kp अपान r³, या इसी को लिखा जाता है, कैसे लिखा जाएगा, k की जगह पे हम लिख दें क्या, k की जगह पे लिख दो 1/4πε0। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, e बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू p/r³ हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। यह हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। आप अधिक से अधिक बच्चों के पास इसको शेयर करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपके इस सिलेबस को हम जो है प्रतिदिन आपको एक एक क्लास, लाइव क्लास कहेंगे वो लाइव क्लास, रिकॉर्डेड कहेंगे तो रिकॉर्डेड, और कहेंगे तो पीडीएफ के रूप में भी हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।